नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अगस्ट कॉम्टे की अवधारणा त्रिस्तरीय का सिद्धांत, जिसे ज्ञान के विकास के त्रिस्तरीय सिद्धांत भी कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत भी बोला जाता है। तो इसी पे आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। तो त्रिस्तरीय सिद्धांत क्या है? त्रिस्तरीय सिद्धांत मानव का बौद्धिक विकास अर्थात मानव प्रगति जो ज्ञान के विकास पर आधारित है, जिसे प्रगति का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यह माना जाता है कि हमारे प्रत्येक अग्रणी विचार, हमारे ज्ञान के प्रत्येक शाखा, हमारा समस्त मानवीय बौद्धिक विकास 3 विभिन्न सैद्धांतिक स्तरों से के क्रमिक रूप से गुजरता है। तो प्रत्येक स्तर के साथ एक विशिष्ट प्रकार का सामाजिक संगठन और राजनीतिक प्रभुत्व भी जुड़ा होता है। तो ये 3 स्तर कौन कौन से हैं, इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला स्तर जो अगस्ट कॉम्टे ने बताया है, तो वो बताया है धार्मिक स्तर। धार्मिक स्तर जिसे काल्पनिक स्तर भी कहा जाता है। धार्मिक स्तर जिसे काल्पनिक स्तर भी कहा जाता है। तो ये क्या चीज होता है? तो ये होता है कि मानव चिंतन की वह स्तर जिसमें व्यक्ति या समाज में घटित होने वाली प्रत्येक घटना के पीछे अलौकिक शक्ति का हाथ मानता है। एक उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं कि ये धार्मिक स्तर क्या है। तो अगर किसी व्यक्ति का किसी दुर्घटना हो जाए, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, तो वह इस दुर्घटना का वास्तविक कारणों को समझने की बजाय वो क्या करेगा कि कहेगा कि भाग्य कहेगा या अपशगुन कहेगा, इस कारणों में वो लगा रहेगा। इसे ही चिंतन के स्तर का धार्मिक स्तर कहा जाता है। वो वैज्ञानिक सोच नहीं रखेगा, वो सोचेगा कि कोई अपशगुन हुआ है या मेरा भाग्य ही ऐसा था, ऐसा सोचेगा। तो चलिए, और क्या है? तो चिंतन के स्तर, इस स्तर को अगस्ट कॉम्टे ने 3 विभिन्न उपशाखाओं में वर्गीकृत किया है, जो कि देखेंगे हम लोग। ये कौन कौन सा है? तो पहला इन्होंने बताया है जीवित सत्तावाद, जिसे प्रेतवाद भी कहा जाता है। जीवित सत्तावाद जिसे क्या कहेंगे? प्रेतवाद भी कहेंगे। तो ये क्या होता है कि इसमें चिंतन की इस अवस्था में व्यक्ति प्रत्येक जड़ और चेतन वस्तुओं में जीवन को स्वीकार करता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति बाढ़ से बच जाए और किसी पेड़ की शाखा को पकड़कर बचने के लिए, तब ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति यह स्वीकार करने लगेगा कि उस पेड़ में कोई जीवित आत्मा ने ही उसकी रक्षा की है। जो पेड़ है उसमें कोई जीवित आत्मा थी और उसी ने उसकी रक्षा की है। तब ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि वह जीवित सत्तावाद की अवस्था में का चिंतन स्तर है। चलिए आगे देखते हैं बहुदेववाद क्या है। चिंतन के इस स्तर में क्या होता है कि व्यक्ति यह स्वीकार करने लगता है कि विभिन्न क्षेत्रों में उसकी सभी क्रियाएं किसी न किसी देवी देवता के प्रसन्नता या अप्रसन्नता का परिणाम है। जैसे कोई निर्धन व्यक्ति है, तो निर्धन व्यक्ति निर्धनता का कारण क्या मानेगा कि लक्ष्मी का प्रकोप है। अगर अतिवृष्टि हो गई या अनावृष्टि हो गया, तो इसका कारण कहेगा कि इंद्रदेव हमसे क्रोधित हैं, प्रकोप है इंद्रदेव का। या आंधी तूफान का आ जाए, तो वो किस चीज में ढूंढेगा कि पवन देव का प्रकोप है। ऐसा बहुदेववाद में मतलब अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग देवताओं का मानना बहुदेववाद कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद क्या है कि ये है चिंतन की यह अवस्था धर्मशास्त्रीय स्तर का अंतिम चरण है। इस चरण में लोग बहुत देवी देवताओं में विश्वास नहीं करते हैं, वो एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं। यानी कि अब नहीं कहेंगे कि एक लक्ष्मी के कारण, लक्ष्मी के प्रकोप के कारण हम निर्धन हैं, या इंद्रदेव के कारण अनावृष्टि या अतिवृष्टि हो रही है, या पवन देव के कारण आंधी तूफान ऐसा आया है। ऐसा नहीं सोचेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर को मानेंगे, उसको कहते हैं एकेश्वरवाद।
तो इस स्तर में जो क्या है, धार्मिक स्तर में शासन प्रणाली निरंकुश तंत्र और राजतंत्र था। शासन प्रणाली कैसा था? निरंकुश और राजतंत्र था। इस प्रकार के परिवार सामाजिक इकाई का आदि रूप था और राजनीतिक सत्ता पुजारी, धार्मिक और कर्मकांड संपन्न कराने वाले व्यक्तियों की और सैनिकों के हाथ में था। किसके किसके हाथ में था? तो राजनीतिक सत्ता जो था पुजारी, धार्मिक, कर्मकांड संपन्न कराने वाले व्यक्तियों और सैनिकों के हाथ में था। चलिए अगला स्तर देखते हैं, तात्विक स्तर। तात्विक स्तर को क्या कहते हैं? दार्शनिक स्तर भी कहते हैं। ये क्या चीज होता है? तो कॉम्ट ने इसे धर्मशास्त्रीय स्तर और वैज्ञानिक स्तर के बीच की स्थिति माना है। इस अवस्था में व्यक्ति के चिंतन में सैद्धांतिकता के साथ क्या होता है? अमूर्त शक्तियों का विश्वास का भी समावेश होता है। जैसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति स्कूटर तेज गति से चला रहा है और उसका दुर्घटना हो जा रहा है, तो वह यह विचार करेगा कि दुर्घटना का कारण तेज गति से चलाना हुआ या कमजोर ब्रेक के कारण था। तो इसका यह तात्पर्य है कि वो भौतिक धरातल पर विचार करने का प्रयास कर रहा है, किंतु अंत में क्या करता है कि अंत में यदि वह यह सोचने लगता है कि स्कूटर तो हम रोज ही चलाते हैं और तेज गति से चलते हैं, पर आज क्या है कि आज ईश्वर को यही मंजूर था, इसीलिए हमारा दुर्घटना हो गया ऐसा। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का चिंतन स्तर जो है तात्विक स्तर में ही माना जाएगा। चलिए, चिंतन के इस स्तर में सामाजिक इकाई के रूप में राजनीतिक प्रभुत्व चर्च अधिकारियों और विधि विशेषज्ञों के पास चला गया। तो इस स्तर में समाज में धन का महत्व बढ़ने लगा और कुबेर तंत्र और धनिक तंत्र की व्यवस्था चलने लगी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, प्रत्यक्षवादी स्तर, या इसे क्या कहते हैं? वैज्ञानिक स्तर। तो इस स्तर में हर घटना का विश्लेषण, अवलोकन, निरीक्षण, प्रयोग वैज्ञानिक तुलना के आधार पर होने लगा। समाज में बौद्धिक, भौतिक और नैतिक शक्तियों का अच्छा समन्वय देखने को मिलता है इस समाज में। तो इस स्तर में ही मानवता के धर्म एवं प्रजातंत्र का विकास होता है। वर्तमान में जो मानव समाज है इसी प्रकार का स्तर है। तो कॉम्ट का यह मानना है कि उपयुक्त तीनों अवस्थाएं जो हैं, धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्षवादी स्तर, ये तीनों अवस्थाएं साथ साथ भी हो सकती है। एक ही समाज में ये साथ साथ भी हो सकती है और उनके क्रम में परिवर्तन भी हो सकता है। तो मुझे आशा है कि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करें। आप इतने ध्यान से और इतने अच्छे से हमारी क्लास को सुने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।